हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ आवर मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कैसे लीनियर रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। नाउ मैं आशा करूंगा कि आपको बेसिक्स ऑफ पाइथन एंड नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न और जो सारे मॉड्यूल्स बेसिक्स ऑफ डेटा एनालिसिस के लिए यूज होते हैं वो सब आपको आता है। अगर आपको बेसिक्स भी आता है तब भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आपको उसमें कोई दिक्कत है या फिर आपको कहीं पे समझने में परेशानी होती है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ पाइथन डॉक्यूमेंटेशन। इट इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट और यू कैन फॉलो आवर चैनल वेयर वी आर गिविंग पाइथन ट्यूटोरियल्स। You can check out our Python playlist. So let's have a look on our agenda of this video. Now हम लोग पूरे वीडियो में रिग्रेशन को यूज़ करेंगे with the help of Python. Now हम लोग इसके लिए एक डेटा सेट को यूज़ करने वाले हैं और हम लोग का जो पहला सेगमेंट है वो है डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं जाऊँगा डायरेक्टली गूगल में, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा कैगल। अब आप में से बहुत सारों को कैगल के बारे में पता होगा और जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि कैगल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है जिसको आप फ्रीली एक्सप्लोर कर सकते हो। अब इस डेटा सेट्स में आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप इसको डाउनलोड करके खुद अपने लोकल डेस्कटॉप में एक्सप्लोर कर सकते हो। नाउ दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग, सो आई विल रिकमेंड एवरी वन ऑफ यू प्लीज़ मेक योर कैगल अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो, और अगर आपके पास है तो आपको पता ही होगा कि इसको कैसे काम करता है। तो हम लोग इससे एक डेटा सेट को डाउनलोड करेंगे। हम लोग क्योंकि रिग्रेशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे तो लेट्स डाउनलोड अ डेटा सेट ऑफ रिग्रेशन। स्पेलिंग का थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये कार प्राइस वाला डेटा सेट, लेट्स डाउनलोड दिस डेटा सेट। ये जिप फाइल में आपको देगा। नाउ इफ यू अनजिप इट you will get something like this. मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, सो मैं इस पर एक फोल्डर बनाऊंगा। लेट्स नेम इट एज लीनियर रिग्रेशन और मैं यहाँ पे मेरा विजुअल स्टूडियो कोड लॉन्च कर दूंगा। नाउ एज यू कैन सी कि मेरा विजुअल स्टूडियो कोड लॉन्च हो चुका है। जिनको पता नहीं है मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड एक IDE है जो कि आपको एनवायरनमेंट प्रदान करता है जिसमें आप कोडिंग वगैरह कर सकते हो। एंड ये आपके बेसिक्स नोट पैड वगैरह से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो आई विल रिकमेंड कि आपके पास एक IDE होना चाहिए। एंड इफ़ यू आर स्टक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, यू कैन फ्रीली चेक अदर यूट्यूब वीडियोज़ जहाँ पे आपको ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो लेट्स क्रिएट जुपिटर फाइल। सो मैं अपना जुपिटर फाइल का नाम रखूँगा कार सेल्स प्राइस डॉट IPyNB। ये होते हैं जुपिटर फाइल। ना मेरा टर्मिनल लॉन्च हो रहा है तो इसमें मैं मार्कडाउन ऐड कर देता हूँ। मार्कडाउन का मतलब होता है आपका जो नोट्स है ये सब रख सकते हो, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा नोट्स या फिर कमेंट्स कोड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। Now let's import some of the libraries available in Python. तो मैं पहले numpy को import करूँगा, then matplotlib, इसको छोड़ के हम लोग scikit-learn को यूज़ करने वाले हैं फॉर आवर मॉडलिंग एंड मोर स्पेसिफिकली हम लोग यूज़ करने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन को। सो विल बी इम्पोर्टिंग दैट ऑल्सो। सॉरी, थोड़ा चेंज किया जाए। फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन import train split on sklearn dot linear model import linear regression. Obtain
स्पीड क्या होता है ये मैं आपको प्रोसेस समझा दूंगा, पर अभी के लिए आप इसको एज यूजुअल लिख सकते हो। और ये जो मॉडल है इसको इवेलुएट करने के लिए हमको थोड़े मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेंगे। तो ये मैट्रिक्स है फ्रॉम स्केलर्न डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट टू कोर कॉमा स्क्वाड। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे एरर फैक्टर्स दिखेंगे जो कि आप यूज कर सकते हो, पर मीन स्क्वाड एरर बहुत ज़्यादा फेमस है। नाउ लेट्स रन दिस। ये जब तक रन हो रहा है तब तक हम अपना डेटा फ्रेम बनाने की कोशिश करेंगे। सब पाथ में ले लेता हूँ। कॉपी बात करूंगा और जाऊंगा अपने इस वाले फोल्डर में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बैक टैब लगाना ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम को पहले बनाऊंगा जो कि हम लोग यूज़ करेंगे पीरियड डॉट रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन की मदद से। नाउ वी रन इट और and then we want to see the 5 first rows of the data frame. We'll be using dot head command. Now let's run this. Now आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पे 5 rows है, 26 columns है। 5 rows and 26 columns. क्यों 5 rows? क्योंकि यहाँ पे मैंने dot head लगाया है and by default dot head number of rows को 5 प्रदान करता है। And if we want to customize it, we can give n equals to 3, n equals to 6 as per our choice. We run this, we can see the rows are 3 and the columns are 26. Now let's see कि क्या क्या columns मौजूद है। So we will be giving df dot columns to get the column names of the data frame. As we can see यहाँ पे है car ID, symbolic, car name, fuel type, aspiration and जो सबसे बहुत ज़्यादा important है वो है price, जो कि हम लोगों का प्रेडिक्टेड वेरिएबल होने वाला है। आपको प्रेडिक्टर एंड प्रेडिक्टेड के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बोला होगा, जिसमें प्रेडिक्टर का मतलब है जो कि इंडिपेंडेंट है और प्रेडिक्टेड का मतलब है जो कि डिपेंडेंट है ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नाउ एज यूजुअल यहाँ पे 26 कॉलम्स है, तो हम इसको और थोड़ा सा सैनिटी चेक करने वाले हैं। सैनिटी चेक का मतलब है कि इसमें क्या कोई नल वैल्यूज़ है या फिर कोई मिसिंग वैल्यूज़ है, तो हम लोग उसको ट्रीट करेंगे। तो इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं df डॉट डिस्क्राइब को थोड़ा बेहतर करने के लिए मैं इसको पैरेंथेसिस दे दूंगा। तो आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे कार ID, सिंबॉलिक, जो सब न्यूमेरिक्स डेटा पॉइंट्स थे उसके लिए ये मेरे को डिस्क्राइब करके दिया है। और इसमें मैं देख सकता हूँ कि टोटल काउंट 205 है, जिसका मतलब ये है कि कोई नल वैल्यू शायद नहीं है। इसको और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए मैं इसको इनको करूंगा। तो मेरे को पता चलेगा कि यहाँ पे सब नॉन नल है, कोई भी नल वैल्यूज मौजूद नहीं है। आप यहाँ पे आप अगर डेटा टाइप को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ इंटीजर डेटा फॉर्मेट में है, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में है, कुछ कुछ फ्लोट में है। तो जो मेन पॉइंट है यहाँ पे आपको जानना चाहिए वो है एज अ मशीन लर्निंग मॉडल कभी भी टेक्सचुअल डेटा के साथ काम नहीं कर सकता एज लॉन्ग एज आप उसको टेक्सचुअल से कोई भी इंटीजर या फिर फ्लोट फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करते। तो वी शुड कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट डेटा टाइप टू द इंटीजर और फ्लोट फॉर्मेट to use that in the machine learning model. Now, having said that, let's check the other parameters also, like if is null. तो आपको ये कंफर्मेशन वहाँ से मिल जाता है यहाँ पे कोई भी नल वैल्यूज नहीं है। अब मैं यहाँ से आपको एक एक करके इसके जो कॉलम्स हैं उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूँगा। So let's start df dot car name dot unique। तो आपको पता चलेगा यहाँ पे बहुत सारे कार्स हैं, तो इतने सारे कार्स को हम लोग ट्रीटमेंट करने में थोड़े दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस कार नेम से इसका जो कार का कंपनी है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अल्फा रोमियो,
अल्फा रोमियो, सो दिस इज द कार कंपनी नेम एंड स्टीलवियो इज द मॉडल नेम। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, निसान लैटियो, निसान टाइटन। सो निसान इज द कंपनी नेम, टाइटन इज द प्रोडक्ट नेम। सो मेरे को कंपनी नेम चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं डेटा से थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवाऊंगा। कैसे करूँगा, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ एंड देन वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट सेक्शन। मैं एक कार कंपनी नाम का लिस्ट बनाऊंगा एंड उसमें अपेंड करना शुरू करूंगा। क्या करूंगा मैं, फॉर आई इन डी एफ कार नेम, क्या करूंगा, कार कंपनी में मैं पहले उसको अपेंड करूंगा। अब अपेंड करना में मैं डायरेक्ट उसको अपेंड नहीं कर सकता, तो मैं उसको स्प्लिट करूंगा। कैसे स्प्लिट करूंगा, मैं उसको ऐसे स्प्लिट करूंगा कि उसका जो पहला स्पेस है उससे पहले वाला चीज़ मेरे को चाहिए। जैसे कि ऑडी 500 है, तो मेरे को पहला जो ऑडी वाला सेक्शन है वही चाहिए, और स्पेस के बाद दूसरा सेक्शन मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं उसका ऑडी वाला सेगमेंट को निकालने के लिए एक स्पेस गैप दूंगा। नाउ वो इसको दो लिस्ट में बांट देगा, तो मैं उसका पहला वाला वैल्यू लेना चाहूँगा, इसलिए 0। आशा करूँगा ये आपको समझ में आया होगा कि मैं इसको ऐसे क्यों लिखा, और फाइनली इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा। नाउ जो कार कंपनी है ये एक लिस्ट फॉर्मेट में है। लेट्स रन दिस एंड सी क्या रिजल्ट आता है। सो वी आर गुड टू गो। आप इसमें देख सकते हो कि हम लोगों को कार का कंपनी का नेम मिल चुका है, जैसे कि अल्फा रोमियो, ऑडी, BMW, शेवरले, डॉज। तो ये सब मेरे को मिल चुका है। नाउ वी हैव टू इंक्लूड दिस लिस्ट एज ए पार्ट ऑफ आवर डेटा फ्रेम। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं क्या मीन करना चाहता हूँ, मैं ये मीन करना चाहता हूँ कि ये जो कार कंपनी है ये एक लिस्ट है। नाउ लिस्ट को हम लोग डेटा फ्रेम में जब यूज करना चाहते हैं तो हम लोग को उसको डेटा फ्रेम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, हम लोग कुछ ऐसा कोड लिखेंगे, df कार कंपनी इक्वल्स टू, उसको नंपाई एरे में कन्वर्ट करेंगे, np.array कार कंपनी। इससे क्या होगा, इससे ये जो कार कंपनी वाला लिस्ट है वो इस पैंडास डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम ऐड करेगा जिसका नाम होगा कार कंपनी। अब ये जो कार कंपनी हुआ, मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि कितना सारा कंपनी इसमें है, इन लोगों का काउंट क्या है। सो इसको जानने के लिए मैं यहाँ पे पाइथन का मैटप्लॉटलिब वाला सेगमेंट का यूज करूंगा। तो मैं लिखूंगा विथ प्लॉट डॉट स्टाइल डॉट पॉलिटिक्स जी प्लॉट आपको पता होगा या फिर आपको नहीं पता होगा। ggplot2 एक बहुत बड़ा विजुअलाइजेशन का लाइब्रेरी है जो बेसिकली आर में आता है। आप पाइथन में इसको रेप्लिकेट किया गया है, तो आप ggplot स्टाइल शीट का यूज कर सकते हो टू मेक योर विजुअलाइजेशन लुक बेटर। नाउ मैं उसमें कोड लिखूंगा कि मेरे को जो फिगर चाहिए, माफी करता हूँ, उसमें जो फिक्स साइज है वो है 10,7 का जो टाइटल है मैं उसको देना चाहूँगा। अच्छा, डायरेक्टली हम लोग काम करते हैं मेन चीज़ में, जो कि है blt डॉट प्लॉट क्या करता है, प्लॉट करता है। मैं इसको ग्रुप बाय करना चाहूँगा, ग्रुप बाय करना चाहता हूँ क्योंकि मैं हर एक कार कंपनी के लिए उसका जो मीडियन प्राइस है वो मैं जानना चाहता हूँ कि हर एक कार कंपनी कितने रेवेन्यू में अपना कार बेचता है। तो इसके लिए मैं उसका प्राइस को उसका जितना भी कार वो सेल करता है उसका मीडियन निकालना चाहता हूँ, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी का एक अच्छा मेजर होता है मीडियन। सो इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं मीडियन टू अंडरस्टैंड कि हर एक कंपनी अपना जो कार है वो कितने वैल्यूज में बेचता है। सो विल गोना राइट df डॉट ग्रुप बाय में हम लोग यूज करेंगे कार कंपनी, फिर उसके बाद हम लोग उसमें लिखेंगे डॉट मीडियन। अब मीडियन निकल गया। अब मीडियन को किसके बेसिस में करना चाहूंगा, मीडियन को हम लोग करेंगे प्राइस के बेसिस में। और अब ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, पहले ये देख क्या रिटर्न करता वो। अब ये क्या है, इसमें मेरे को बहुत अच्छी तरीके से कुछ नजर नहीं आ रहा, पर मेरे को मोटा मोटा ये समझ में आ जाता है कि हर एक कंपनी का जो प्राइस है वो
उसमें से कुछ कुछ बहुत ज़्यादा अपने दाम में बेचता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 30,000 के ऊपर और 35,000 के नीचे। सो अप्रॉक्स वी कैन एज्यूम दैट एज 33,000, 36,000 और 33,000। नाउ दिस इज द रेंज फॉर द हाइस्ट सेलिंग हाइस्ट रेवेन्यूज कार्स, मतलब सबसे महंगा कार का रेट है। और जो अदर कंपनीज है वो कुछ कुछ एक सेम प्राइस में इसको बेचता है, जैसे कि हम लोग इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। पर मैं इससे कुछ ज़्यादा रेफरेंस निकाल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा छोटा करना चाहूँगा विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग। तो मैं इसमें थोड़ा स्लाइसिंग करूँगा। तो मैं इसमें पहला जो 10 है डेटा पॉइंट्स वो लेना चाहूँगा। तो इसमें आप देख सकते हो अभी कि ये जो निशान है, यहाँ पे निशान आपको दिख जाएगा, अल्फा मोटर, ऑडी, BMW। ये जो कंपनीज है शेवरलेट, इसका प्राइस क्या है? सो कंपनीज वर्सेस देयर प्राइस। सो मैं इसका नाम रख दूंगा, इस प्लॉटिंग का नाम रख दूंगा प्राइस वर्सेस कंपनी। तो टाइटल के लिए हम लोग मैटप्लॉटलिब का टाइटल वाला मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे प्राइस वर्सेस कंपनी। अरे तेरी, ये क्या हुआ? ये नहीं होना चाहिए था वैसे। इसको अभी के लिए हम लोग इग्नोर ही करते हैं इस वाले एरर को, और डायरेक्टली हम लोग नेक्स्ट वाले सेगमेंट में जंप करते हैं, जो कि है मैं अब एक नया सेगमेंट इसमें देखना चाहूँगा, जो कि है मैंने पहले ही आपको दिखाया था कि यहाँ पे कुछ कुछ इंटीजर वेरिएबल्स है, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स है। ना मैं आपको ये भी बताया था कि ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स को हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, सो वी हैव टू एनकोड दैट वैल्यूज। अब हम लोग इसको कैसे एनकोड करेंगे? लेट से आपका जो जितना सारा कार का कंपनी है, लेट इट बी शेवरले, लेट इट बी ऑडी, लेट इट बी BMW, तो इसको हम लोग 1 2 3 ऐसे करके इनकोड करेंगे, सो दैट मॉडल कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर कार कंपनी। इसके लिए हम लोग डॉट कैट मेथड का यूज करेंगे। सो द कोड विल बी df डॉट कार नेम इक्वल्स टू df डॉट कार नेम, देन the as type, category, dot cat command dot codes। अब मैं इसको थोड़ा रिटर्न करके देखना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कार का जो नेम वाला पोर्शन था वो अभी इनकोड हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग फॉर द अदर ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स। अभी मैंने कार कंपनी के लिए किया, तो उसके बाद मैं दूसरे जो ऑब्जेक्ट है उन लोगों को कन्वर्ट करूंगा। तो और कौन से यहाँ पे थे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूल टाइप है, एस्पिरेशन है, डोर नंबर है, कार बॉडी है, ड्राइव व्हील है। अच्छा, एक और काम मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, वो है कार बॉडी के साथ प्राइस का एक मैं पैटर्न चेक करना पसंद करूँगा कि कार बॉडी के ऊपर डिपेंड करके प्राइस कैसे वेरी कर रहा है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा कोड लिखूंगा। उसके लिए मैं लिखूंगा प्लॉट डॉट स्टाइल, वही वाला कोड मैं थोड़ा ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, बस कोड में थोड़ा चेंज कर दूंगा। नाउ मैं यहाँ पे क्या देखना चाहूँगा, मैं फिगर 10,7 इसमें एक टाइटल ऐड कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ कार्स। मैं ये आशा करूँगा कि आप लोग इसको अपने एंड में प्रैक्टिस करते जा रहे हो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। और डोंट वरी अबाउट द कोड, हम लोग इस कोड को गिटहब में पोस्ट कर देंगे, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ मैं इसमें सीबॉर्न का काउंट प्लॉट का यूज़ करना चाहूँगा। मैं लिखूँगा डेटा इक्वल्स टू df एंड इक्वल्स टू df कार बॉडी। तो आपको एक अच्छा वाला विजुअलाइजेशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है कि कन्वर्टेबल का टोटल कितना काउंट है, हैचबैक का कितना काउंट है, सेडन का कितना काउंट है, वैगन का कितना काउंट है एंड हार्ड टॉप का कितना काउंट है।
तो आपको ये पता चलता है कि मेरे पास जो डेटा सेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेडन वाले कार के ऊपर फोकस करता है, कि कार का जो बॉडी है वो सेडन वाला है। ये इससे मेरे को पता चलता है जो कार का बॉडी है उसमें सेडन वाला सेगमेंट ज़्यादा आता है, उसके बाद आता है हैचबैक, उसके बाद आता है वैगन, उसके बाद आता है हार्ड टॉप एंड सबसे कम आता है कॉन्वर्टेबल। अब मैं जल्दी से इसको कैटेगरी में कन्वर्ट कर दूंगा, कैटेगरिकल डेटा में। सो मैं लिखूंगा df डॉट फ्यूल टाइप, चलो फ्यूल सिस्टम पहले आ गया, उसको भी कर ही लेते हैं। सो df डॉट फ्यूल सिस्टम डॉट as टाइप, as टाइप के बाद उसका कैटेगरी, कैटेगरी के बाद उसका कैट डॉट कैट और फिर कोड। अब बस इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा, फ्यूल सिस्टम और फ्यूल सिस्टम की जगह में मैं लिखना चाहूँगा फ्यूल टाइप, क्योंकि वो भी एक कैटेगरिकल वैल्यू वेरिएबल है, और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा टाइप। अब फ्यूल टाइप के बाद आता है एस्पिरेशन, फिर है आपका रोल नंबर, फिर आता है आपका, अरे यार, कार बॉडी। अब देख लेते क्या क्या छूट गया। कार बॉडी तक अपना हो गया, फिर क्या आता है, ड्राइव व्हील, ड्राइव व्हील इंजन लोकेशन। सो लेट्स चेंज दिस, फिर आपका इंजन टाइप, और क्या बच गया, फिर आप यहाँ पे देख लेता हूँ, सिलेंडर नंबर, सिलेंडर नंबर हम लोग का बचा हुआ है, तो हम उसको भी एडिट कर लेंगे। ओके लेट्स रन दिस, ये वाला सेल को मैं डिलीट कर देता हूँ। नाउ मैं इसको अब एक बार चेक करके देखना चाहूँगा क्या हुआ मेरे डेटा के साथ। यू कैन सी मोस्ट ऑफ द डेटा जो अभी तक कैटेगरी में थे वो मैं कार कंपनी को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैं उसको अब वो यूज़फुल नहीं है, क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी एडिट कर चुका हूँ कार कंपनी को, या फिर नहीं एडिट कर चुका हूँ। लेट्स चेक दिस, क्या नहीं एडिट हुआ है क्या, शायद मैं उसको एडिट करना ही भूल गया। सो लेट्स क्विकली डू दैट टू, गलती इंसान से हो जाता है, कृपा करके माफ कर दीजिएगा। सो राइट कार कंपनी एंड रन दिस, अब चेक करूंगा, यस। सो मेरा कार कंपनी का जो वैल्यू है वो भी चेंज हो चुका है। नाउ मैं और एक बार कंफर्म करने के लिए मैं इसका डेटा टाइप चेक करूंगा, df डॉट डी टाइप्स, डी टाइप्स क्या करता है, इसका डेटा टाइप मेरे को रिटर्न करके देता है। तो एज यू कैन सी कोई भी अब ऑब्जेक्ट डेटा टाइप नहीं रहा, सब एक तो फ्लोट 64 या तो फिर इन 64 और इंटीजर में कन्वर्ट हो गए। दैट मीन्स आवर मॉडल कैन बी आवर मॉडल कैन वर्क विद दिस काइंड ऑफ डेटा। सो आप खुद को एक बार शाबाशी इसलिए दे सकते हो कि आपने ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है, एंड नाउ यू कैन वर्क विद द मॉडलिंग सेक्शन। पर पहले हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन वाला सेक्शन को जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो ये होने के बाद मैं अभी इसमें नेक्स्ट जो पोर्शन आता है वो मैं चेक करना चाहूँगा कि इसमें कोरिलेशन क्या है। तो जिनको कोरिलेशन के बारे में नहीं पता मैं उनके लिए थोड़ा बताना चाहूँगा। कोरिलेशन वो चीज़ होती है जैसे कि आप समझ लो दो वेरिएबल्स है,
अब दो वेरिएबल्स एक दूसरे के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, आपको मैं एग्जांपल के तौर पे देना चाहूँगा। सपोज ए है एक आदमी और वो 10 दिन में एक काम कर सकता है। लेट इट बी अ मैन, देयर आर 10 men who can do the work in 6 days. नाउ जब मैं इंसान का नंबर बढ़ाता हूँ तब मेरे को कम वर्किंग डेज चाहिए होते हैं। दैट मीन्स अगर मैं नंबर ऑफ मेन को बढ़ाता हूँ, नंबर ऑफ मेन को इंक्रीज करता हूँ, देन मेरा जो वर्किंग डेज है वो घटते जाता है। सो वी कैन से दैट देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग डेज एंड नंबर ऑफ मेन। तो वही होता है रिलेशनशिप की एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, मतलब कोरिलेशन से आपको पता चलता है कितना रिलेटेड है। तो यही मेजर करता है कोरिलेशन। तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं उसके लिए लिख सकता हूँ सिंपल सा कमांड जो कि है df.cor। तो इससे मेरे को हर एक वैल्यू के साथ हर एक वैल्यू का कोरिलेशन मिल जाता है देखने के लिए। अब ये कोरिलेशन -1 से 1 के बीच में लाई करता है। -1 का मतलब है जो वेरिएबल एक दूसरे के साथ नेगेटिवली कोरिलेटेड है, एकदम एग्जैक्ट कोरिलेटेड है। और 1 का मतलब है वो लोग सेम साइड, मतलब इक्विवेलेंट है वो दोनों वेरिएबल्स। और इसका वैल्यू अगर नॉर्मल दिखता है तो ठीक है। अगर इसका वैल्यू 0.9 कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू अगर 8 या 9 के करीब करीब है तो उसका मतलब है दो वेरिएबल बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो ये मल्टीकोलिनियरिटी को पैदा कर सकता है जो हम लोग का रिग्रेशन एनालिसिस के खिलाफ है। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, हम लोग जब किसी डेटा के ऊपर रिग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो मैं या फिर हम लोग पहले एजम्पशन लगा लेते हैं कि वो डेटा में जो वेरिएबल्स है वो इंडिपेंडेंट है। अब कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि मैं ये बता सकता हूँ, यहाँ पे अगर आप इस वाले कॉलम को देखें तो आपको शायद कोई ऐसा वैल्यू, हाँ आपको ये दिख गया, कार कंपनी के साथ कार का जो आईडी है वो 0.96 कोएफिशिएंट दे रहा है। इसका मतलब कार आईडी और कार कंपनी बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है। तो क्या ये मेरा इंडिपेंडेंस को दर्शाता है? नहीं, तो ये मेरा इंडिपेंडेंस के खिलाफ है। मल्टीकोलिनियरिटी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग को अभी कोड लिखना पड़ेगा। तो उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? तो हम लोग उसको एक नंपाई एरे में पहले एक मैट्रिक्स में सेव कर सकते हैं, जो कि मैं कर पाऊंगा। लेट द नेम बी core मैट्रिक्स इक्वल्स टू np मतलब numpy डॉट एरे, उसके अंदर मेरा df.core, फिर कितना शेप था 26 × 26। तो मैं इसमें दो फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर आई रेंज 26 फॉर रेंज 26। अब मेरे को इसमें थोड़ा कंडीशन का चेक करना पड़ेगा। अब कंडीशन क्या हो सकता है? अगर इसका, अब मैंने आपको बताया कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू -1 से 1 तक का हो सकता है। तो क्या मैं इसका एब्सोल्यूट निकाल सकता हूँ? तो हाँ, मैं इसका एब्सोल्यूट निकाल सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा अगर इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.85 है एंड अगर उसका वैल्यू लेस देन 1 कि एक वेरिएबल का खुद के साथ कोरिलेशन 1 होता है। तो अगर उसका वैल्यू 1 से कम है तो ही मैं उसको बोल सकता हूँ कि वो दो वेरिएबल हाईली कोरिलेटेड है। तो मैं उसमें लिखूंगा printf, सॉरी वेरी सॉरी, मैं इस पर सी लिख रहा था। इसमें मैं एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा, df.columns, उसका जो आई है वो क्या है, वो को रिलेटेड है किसके साथ, df.columns a। नाउ अब मैं उसका वैल्यू भी जानना चाहूंगा, तो मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेशन मैट्रिक्स में जो आई वेरिएबल है और जो जे वेरिएबल है उसका लोकेशन में जो डेटा है वो मेरे को दो। तो मैं इसको अब प्रेस करता हूँ। तो आपको यहाँ पे 0.85 और 1 के बीच में जितना कोरिलेशन कोएफिशिएंट है और उसका रिलेटेड जितना वेरिएबल्स है उसका रिलेशनशिप आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता चलता है कार आईडी कार्ड नेम के साथ
कोरिलेटेड है, मतलब हाईली कोरिलेटेड है, और उसका कोएफिशिएंट है 0.96। कार्ड नेम कार आईडी के साथ 0.96 कोरिलेटेड है। अभी क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग अगर इसको ध्यान से देखें तो हमको ये पता चलता है, ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ना, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्टेबल है। क्योंकि आप ऊपर के मैट्रिक्स के लिए जो लिख रहे हो, मतलब 1 1 1, ये जो 1 1 1 वाला सीन है, ये है आपका उधर कॉर्नर वाला सीन है। ये मतलब एक 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 ये खुद के साथ खुद का रिलेशनशिप शो करता है। इसके ऊपर वाला जो मैट्रिक्स है और नीचे वाला मैट्रिक्स है, वो दोनों इक्वल है। दैट्स वाई वी आर गेटिंग द एग्जैक्ट सेम टू रिलेशनशिप विथ ईच अदर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से बस एक ही रिपीटेशन को लेंगे और वो वाले कॉलम को हम डिलीट करेंगे, सो दैट हम लोग एक एक करके रिलेशनशिप को मतलब मल्टी कोलिनियरिटी प्रॉब्लम को दूर कर पाए। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, मैं इसमें लिखूंगा df.drop। ड्रॉप कमांड यूज होता है कॉलम्स को ड्रॉप करने के लिए। तो इसमें क्या है, कार्ड नेम, फिर है फ्यूल टाइप। एक काम करते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा काम बच जाएगा। फिर अब कार आईडी के साथ कार नेम है, तो मैं अगर कार नेम को डिलीट कर देता हूँ तो कार आईडी वही रिलेशनशिप को ले जाएगा, पर कार नेम का कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। फ्यूल टाइप को हटा दिया। अब ज़्यादा का हम लोग का मोटो ये रहना चाहिए कि हम लोग कम से कम वेरिएबल को डिलीट करें। CTMPG के साथ हाईवे MPG का रिलेशनशिप है, तो लेट्स डिलीट CTMPG ऑल्सो। एंड यहाँ पे टू वेट बहुत ज़्यादा बार आ रहा है, तो वी कैन डिलीट दैट टू। मैं इसमें डिलीट वाला टर्म यूज कर रहा हूँ, पर यू कैन थिंक ऑफ इट एज ड्रॉप, क्योंकि हम लोग डिलीट एंड ड्रॉप को इंटरप्रिटेबली नहीं कर सकते। और मैं लिखना चाहूँगा इंक्रीज इक्वल टू, बाद में अगर कोई भी चेंजेस आए तो हम उसको देख लेंगे। नाउ वी रन दिस। अब मैं उसका शेप देखना चाहता हूँ कि इसका शेप क्या है। सो लेट्स सी df डॉट शेप। ये क्या हो गया, टपल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। हो सॉरी वेरी सॉरी। हाँ, तो हम लोग अभी देख सकते हैं कि हम लोग ने 4 कॉलम को ड्रॉप कर दिए, सो अपना शेप 27 से 23 में आ गया। नाउ हैविंग सेड दैट, हम लोग अब इसमें मॉडलिंग को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो वी क्विकली जंप टू द नेक्स्ट सेगमेंट which is the model building segment. Now in machine learning हम लोगों को कुछ कुछ मॉडल्स के बारे में जानना जरूरी हो जाता है, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन। अब मैं इस वीडियो में लीनियर रिग्रेशन क्या है नहीं है मैं उसको समझाने नहीं वाला, पर आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि लीनियर रिग्रेशन इज काइंड ऑफ मॉडल व्हिच assumes a linear relationship between predictor and predicted variable। जैसे कि मैं आपको समझा सकता हूँ with the help of this, like ये है मेरा x एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है। अगर मेरा x एक्सिस पे रहा नंबर ऑफ रूम्स, जिसको मैं r से डिनोट कर सकता हूँ, और इधर y एक्सिस में रहा प्राइस, तो रूम नंबर के साथ प्राइस का एक लीनियर रिलेशनशिप हो सकता है। आई एम सॉरी, ये लाइन तो लीनियर बिल्कुल नहीं लग रहा है, पर यू कैन अज्यूम इट टू बी लीनियर। नाउ रूम नंबर जितना बढ़ेगा प्राइस भी उतना लीनियरली इंक्रीज करता रहेगा। सो रूम इज अ predictor variable because it is independent and price is predicted. We can predict price with the help of room number. So room number is called an independent variable, whereas price is said to be a डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन रूम नंबर। सो लीनियर रिग्रेशन भी वही करता है। लीनियर रिग्रेशन एजम्पशन लगाता है कि रूम नंबर के साथ प्राइस का एक लीनियर रिलेशनशिप है। तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, देन हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट सेगमेंट का यूज करेंगे। अब ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्यों करते हैं हम लोग, अब इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग डेटा सेट को एज इट इज अगर मॉडल को ट्रेन करवा देंगे, तो मॉडल का जो मैट्रिक्स है, मतलब मॉडल का जो परफॉर्मेंस है, वो हम लोग इवैल्यूएट किसके बेसिस पे करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो डेटा सेट बचा ही नहीं। अगर आप समझ लीजिए कि मैं आपको कोई क्वेश्चंस करवा देता हूँ मैथमेटिक्स के लिए, एंड वही एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया, तो आप उसको बखूबी आंसर दे सकते हो,
बट इन सम केसेस बचपन में होता था ना कि हम लोग को जो एग्जाम में हम लोग जो मैथमेटिक्स टीचर करवाते थे, अगर एग्जैक्ट वही सम हम लोग को अगर एग्जाम में दिख जाता था तो हम लोग उसको बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर देते थे, लाइक इट्स अ पीस ऑफ केक। बट अगर यही सम अगर थोड़ा बहुत चेंज करके या मैनिपुलेट करके या फिर थोड़ा बहुत उसका नंबर के साथ छेड़छाड़ करके आपको एग्जाम के शीट में दिया जाता, तो आप कहीं ना कहीं उसको लेके सोच में पड़ जाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे साथ बचपन में हुआ है। तो मॉडल भी एग्जैक्ट सेम काम करता है। अगर मॉडल को मैं पूरा का पूरा डेटा सेट पकड़ा देता हूँ, देन मॉडल को ये अंडरस्टैंड तो हो ही जाएगा कि डेटा सेट में ओवरऑल क्या चल रहा है। अब अगर मैं उसी डेटा सेट से कुछ डेटा उठा के उसको बोलूं कि भाई तू इसको देख और प्रेडिक्ट कर कि इसका प्राइस या क्या ये क्या कर, मतलब उसका जो प्रेडिक्टेड वेरिएबल है उसको मैं अगर प्रेडिक्टर के बेसिस में प्रेडिक्ट करना चाहूं, देन मॉडल ऑलरेडी नोस कि उसका आंसर क्या है। देन आपको तो वही हो गया ना कि आप जो क्वेश्चन पढ़ के आए हो वही क्वेश्चन आपका सिलेबस के अंदर से वही क्वेश्चन आपको आ गया। पर दैट इज कॉल्ड द ओवरफिटिंग सिचुएशन, जब आप मॉडल को बहुत ज्यादा ट्रेन कर देते हो। इससे मॉडल का परफॉर्मेंस में एक बहुत ज्यादा गिरावट देखा जा सकता है जब आप उसको टेस्ट डेटा के बेसिस में एसेस करते हो। अब यहाँ पे मैंने ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा ये दो बात को इंट्रोड्यूस किया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेन डेटा एंड टेस्ट डेटा। नाउ लेट्स से आपके पास 100, आई एम सॉरी सो सॉरी, ये थोड़ा लिखने में मेरे से भूल हो गया है। नाउ लेट्स से आपके पास 100 रोज है, मतलब 100 डेटा पॉइंट्स है। इसमें से आप 80 जो डेटा है वो मॉडल को ट्रेन करने के लिए दे देते हो, एंड उसी में से 20 आप रख लेते हो। मॉडल को ट्रेन करने के टाइम में आप इसको पूरा पूरा ही हाइड कर देते हो, एंड इसी 20 डेटा को आप मॉडल को टेस्ट करने के लिए देते हो कि बताओ इस 20 डेटा के ऊपर कि इसका प्रेडिक्टेड क्या होने वाला है। अब मॉडल 80 डेटा के ऊपर ट्रेन होता है, एंड इस 20 डेटा के ऊपर वो अपना परफॉर्मेंस दिखाता है। एंड हमारे पास इसका ऑलरेडी जो आउटपुट है वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद रहता है, जिसको हम बोलते हैं वाई टेस्ट। मैं इसको वाई टी लिखूंगा। और इसके बाद हम लोगों को मॉडल से प्रेडिक्ट करवाने के बाद जो मिलता है हम उसको बोलते हैं वाई वाई प्रेड। अरे ये क्या हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं वाई प्रेड वाई पी। तो हम लोग वाई टी एंड वाई पी के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं कि वो कितना सिमिलर है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट सिमिलैरिटी वी एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ अ मॉडल। तो यही कोड यहाँ पे लिखा गया है। दिस इज नॉट लाइक रॉकेट साइंस, दिस इज वेरी सिंपल। आप लोग जब थोड़ा यूज टू हो जाओगे तो आपको ये जो कोड्स है वो आपको एग्जैक्ट याद हो जाएंगे, क्योंकि इतना सिंपल है। तो लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। तो फ्रॉम sklearn scikit-learn पैकेज का जो लीनियर मॉडल है हम उससे लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट करते हैं। देन scikit-learn का जो मॉडल सिलेक्शन है वहां से हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट करते हैं। अब ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या है, एक फंक्शन है जो कि क्या लेता है, जो एक्स वैल्यू लेता है। एक्स वैल्यू का मतलब है प्रेडिक्टर्स, वाई वैल्यू का मतलब है प्रेडिक्टेड जो कि है आउटपुट, एंड ट्रेन साइज मतलब आप 0.8, ट्रेन साइज का मतलब 0.8 अगर मैं मेंशन करता हूँ, दैट सिंपली मींस कि मैं 80% ऑफ द डेटा को यूज करना चाहता हूँ फॉर ट्रेनिंग पर्पस, एंड 20% यानी कि जो रेस्ट ऑफ द डेटा है उसको मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए रखना चाहता हूँ। और ये क्या देता है आपको, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट। बिकॉज आप 80 ट्रेनिंग डेटा है। अब ट्रेनिंग डेटा में क्या होगा, प्रेडिक्टर होगा एंड प्रेडिक्टेड होगा। जो प्रेडिक्टर है वही तो एक्स ट्रेन है, और जो प्रेडिक्टेड है वही तो आपका वाई टेस्ट वाई ट्रेन है। तो ऐसे करके हम लोग को 4 वेरिएबल्स मिल जाते हैं, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट। अब हम लोग लीनियर रिग्रेशन मॉडल का एक इंस्टेंस बनाते हैं जिसको हम लोग लिखे हैं मॉडल। देन हम लोग एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन को मॉडल में फिट करवाते हैं। once the model is fitted and ready, then we use that model to predict the test data. So हम लोग लिखेंगे model dot predict x test, and वही prediction को हम लोग y pred वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। अब एक पैरामीटर होता है RMSE। ये क्या करता है, ये रूट मीन स्क्वायर्ड एरर निकालता है बिटवीन वाई टेस्ट एंड वाई स्प्रेड। तो यही आरएमएससी हम लोग को हेल्प करता है मॉडल का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। एंड वाई टेस्ट एंड वाई प्रेड का जो रिलेशनशिप है, यानी कि जो R2 स्कोर है वही हम लोग को रिटर्न करके देता है मॉडल डॉट स्कोर, जो हम लोग एज ए इंटरप्रेट कर सकते हैं एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल। सो वी कैन से AC इक्वल्स टू मॉडल डॉट स्कोर एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट। नाउ इसको हम लोग थोड़ा कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स गो बैक टू आवर एडिटर, लेट्स रन दिस। थोड़ा रन कर लेते हैं चीजों को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब एक्स जो वैल्यू है उसमें क्या जाएगा, उसमें हम लोग लेंगे जो डेटा फ्रेम है उसमें से हम लोग ड्रॉप करेंगे
प्राइस, वाई प्राइस बिकॉज प्राइस इज आवर प्रेडिक्टेड वेरिएबल, तो हम लोग प्रेडिक्टेड को उससे सेपरेट कर लेंगे और लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 1। जो y है उसके वैल्यू में क्या डालेंगे, उसमें वैल्यू में डालेंगे df प्राइस। तो इससे हम लोग को x वैल्यू एंड y वैल्यू मिल जाता है। लेट्स रन दिस एंड लेट्स सी व्हाट इज द x वैल्यू एग्जैक्टली। तो हम लोग को दिख रहा है 21 कॉलम एंड उसमें प्राइस मिसिंग है। ओके, नाउ थोड़ा y वैल्यू को टेस्ट किया जाए। Yes, so y value is also giving us same the price column. It is giving us the price column. Okay. अब उसका शेप थोड़ा चेक कर लिया जाए कि वो क्या शेप रिटर्न कर रहा है। 205 इसका शेप क्या है, 205। So we are in a good shape to do the modeling. तो हम लोग क्या लिखेंगे, x train, x test, y train, y test equals to train test split x underscore val, y underscore val, oh shit, y underscore val, अरे यार हाँ, now it's correct, then train size equals to 0.8। आप इसको कुछ भी दे सकते हो as per your choice, ये कोई हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं है, आप इसको कुछ भी दे सकते हो। हम लोग इसको आगे देखेंगे कि हम लोग ट्रेंड साइज के साथ कैसे थोड़ा मैनिपुलेट करके मॉडल के परफॉर्मेंस को ठीक कर सकते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, मॉडल इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन। हमने अभी देखा कि हम लोग मॉडल को कैसे लिखते हैं, मॉडल इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन का हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इफ यू आर फ्रॉम जावा बैकग्राउंड तो आपको ये और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देन हम लिखेंगे मॉडल डॉट फिट, मॉडल को किससे फिट करेंगे, एक्स ट्रेंड से, एंड उसके अगेंस्ट में क्या देंगे, वाई ट्रेंड। इससे क्या होगा, मॉडल फिट हो जाएगा। अब हम लोग उसको प्रिडिक्ट करने के लिए देंगे कौन सा वाला, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, इसके ऊपर प्रेडिक्ट करेगा, एक्स टेस्ट के ऊपर प्रेडिक्ट करेगा। वंस प्रेडिक्ट, सॉरी मैंने उसको रन ही कर दिया, कोई नहीं, हमारे में सी वैल्यू भी इसी से निकाल सकते हैं, np मतलब numpy डॉट स्क्वायर रूट। अब मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर में क्या लिखा हुआ है, y ट्रू देन y प्रेड। y ट्रू का मतलब है जो सही में हमको पता है, दैट इज y टेस्ट, देन y प्रेड, y अंडरस्कोर प्रेड, ये हम लोग को RMSE रिटर्न करके देगा। देन हम लोग क्या चेक करेंगे, एक्यूरेसी चेक करेंगे। एक्यूरेसी चेक करने के लिए क्या था, मॉडल डॉट स्कोर, क्या रिटर्न करता है, हम लोग को R2 स्कोर रिटर्न करता है। अब इसमें क्या डालना है, सी यू कैन सी द डॉक्यूमेंटेशन आल्सो, इट इज आल्सो अवेलेबल हियर। इफ यू होवर ओवर दिस द फंक्शन यू कैन आल्सो सी द डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल इनसाइड। सो हम लोग को क्या देना है, मॉडल डॉट स्कोर एक्स टेस्ट, जो कि हम लोग का टेस्ट डेटा है, एंड वाई टेस्ट, यही तो था। लेट्स कंफर्म, यस, accuracy equals to model dot score x test comma y test. Now let's run this, print करते हैं RMSE वैल्यू को, it is giving me 3226. okay, let's print the accuracy. okay, so we can say we are 82.86% accurate for now. okay, मैं इसको थोड़ा print message डाल देता हूँ। Now let's run this. So हाँ, यहाँ पे हम परसेंट लिखना भूल गए। So what it is, oh हो sorry, I'm so sorry, हम लोग को इसको परसेंट को बाहर लिखना चाहिए था। So we can see the accuracy of the model is 82.86%. Now I can say it's a good model, but it's not a very good model because हम लोग को बहुत ज़्यादा पैरामीटर ट्यून करना पड़ेगा यहाँ पे। Now एक बात मैं यहाँ पे आपसे बोलना चाहता हूँ, जब हम लोग ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट करते हैं ना, तो ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट क्या करता है, रैंडमली हम लोग के जो पूरा डेटा सेट है उसी में से हम लोग को रैंडमली डेटा पिक करके देता है। अब ये जो रैंडमली डेटा पिक करके देता है, तो ये अगर मैं फिर से रन करवाता हूँ तो you can see the accuracy is changed. You can see it is now changed to 83.28%. अब आप अगर नया मॉडलिंग में नए हैं तो आपको लग सकता है अरे यार ये क्या होगा। So it's just simple thing.
अगर आप 100 डेटा है आपके पास, लेट मी एक्सप्लेन यू हियर, आपके पास 100 डेटा है एंड उसी में से आप 80-20 का स्प्लिट कर रहे हो, तो हर बार अब जब उस फंक्शन को रन कर रहे हो तो वो आपको रैंडमली 80 डेटा पिक करके दे सकता है। अब इटरेशन 1 में जो आपको 80 डेटा मिला था, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि इटरेशन 2 में आपको वो 80 डेटा नहीं मिलेंगे, आपको वही उससे कुछ कुछ डेटा मिल सकता है, पर एग्जैक्टली वही 80 डेटा आपसे मैच नहीं करेगा। इट मे हैपन कि पिछले बार जो 20 डेटा आप टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे थे उसी में से कुछ डेटा इस 80 में इंक्लूडेड हो। तो ऐसा होता है कि अगर आप हर बार इस चीज को रन कर सकते हो, रन करो तो आपको अलग अलग एक्यूरेसी देखने को मिले। तो हाउ कैन वी कम टू द कंक्लूजन कि एक्चुअली में मेरा मॉडल का एक्यूरेसी कितना है, क्योंकि अगर मैं अभी रन करूं फिर से इसको, तो अभी देखिए इसका मॉडल का स्कोर है 79.07। तो वी कांट कंप्लीटली से कि हम लोग का मॉडल का एक्यूरेसी इतना है, बट वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। अगर हम लोग इस मॉडल को ही 10 या 12 बार बनाए एंड जो एक्यूरेसी निकला है उस एक्यूरेसी का एरे का एवरेज निकाले, देन वी कैन कम टू द कंक्लूजन कि यस द एवरेज एक्यूरेसी ऑफ दिस मॉडल इज सम x%। तो उसके लिए हम लोग को एक फंक्शन लिखना आवश्यक हो जाता है। तो मैं उसका कोड आपको एक्सप्लेन करूंगा पहले, फिर आपको बताऊंगा कि फिर आपको लिख के बताऊंगा। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस दिस फंक्शन व्हिच इज एक्यूरेसी जनरेटर। तो एक्यूरेसी जनरेटर कैसे काम करता है, तो उसमें हम लेते हैं x वैल्यू, y वैल्यू एंड स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, यही स्प्लिट एक एज ए पैरामीटर हम लोग पास करते हैं, जिसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहता है 0.8। तो हम लोग जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन लिखते हैं उसके अंदर हम लोग इस स्प्लिट को एज ए पैरामीटर पास कर देते हैं। जो हम लोग जब इस मॉडल को कॉल करेंगे, हम लोग जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे वेरी स्पेसिफिकली, देन यही स्प्लिट को हम लोग एज ए पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे। अगर आप लोग इस स्प्लिट को एज ए पैरामीटर नहीं देते हो तो वो बाय डिफॉल्ट 0.8 ले लेगा अपने हिसाब से। Then you fit the model like the previous cell as we have seen, model equals to linear regression, model dot fit and वही सब चीज। So let's quickly do this। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा def model, sorry, let's follow the ppt itself and accuracy generator। okay, वैसे आप इसको कुछ भी नाम रख सकते हो, अगर आपका नाम राम है तो आप राम रख सकते हो, अगर आपका नाम श्याम है तो श्याम भी रख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। मेरे को थोड़ा इस पीपीटी के बेसिस में जाना है ताकि कन्वीनियंस बना रहे, सो मैं वही करूंगा। सो मैं लिखूंगा ट्रेन साइज इक्वल्स टू 0.8 या फिर लेट्स से 0.7 लीजिए, 0.7। फिर फिर मैं थोड़ा आलसी हूँ तो मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लूंगा इसको, एंड इंडेंटेशन शायद थोड़ा गलत हो गया तो मैं इसको करेक्ट इंडेंटेशन देता हूँ। ओके, हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने एक्स वैल्यू वाई वैल्यू को लिया, ट्रेन साइज में हम लोग 0.7 लिए, इसमें हम लोग को ट्रेन साइज ना करके लेट वी कॉल इट एज स्प्लिट, वही स्प्लिट हम लोग एज ए पैरामीटर फंक्शन को पास करेंगे एंड उसके बाद मॉडल तैयार होगा, मॉडल फिट होगा डेटा के साथ, वो प्रेडिक्ट करेगा, आरएमएससी एंड एक्यूरेसी निकाल के हम लोग को रिटर्न करेगा। तो हम लोग लिखेंगे रिटर्न आरएमएससी कॉमा एसी एक्यूरेसी। ओके, नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक एरे बना सकते हैं। सो लेट वी कॉल्ड एरे अंडरस्कोर आरएमएससी, हम लोग इसको एज ए ब्लैंक एरे बनाते हैं एंड एरे अंडरस्कोर एसी दैट इज एक्यूरेसी एरे। अब let's say we want to run this array for n times, for I in range n, what we have to do, we have to calculate the RMSE and AC। so we'll say RMSE comma AC equals to accuracy generator x value comma y value, and the split is let's say we consider the split to be 0.85। okay, now हम लोग ये जो RMSE and AC निकला है हम लोग उसको append कर देंगे, array underscore RMSE dot append RMSE, then array underscore AC dot append AC। okay, now once it is done we want to print the average of it। तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, np dot average कुछ है क्या, हाँ है, तो हम लोग उसको array underscore RMSE पास कर देंगे and same goes for array underscore
AC. Okay, now let's run this. कुछ गलत हो गया, accuracy gen, oh, we should run this function first. Now let's run this. So we can see the average RMSE is 3309 and the average accuracy is 83.45. तो थोड़ा प्रिंट स्टेटमेंट को बेहतर करते हैं यहाँ पे, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, आप लोग इसको थोड़ा अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा इसको बेहतर बनाया जाए, इस राउंड के अंदर array डॉट ac कॉमा 2, अच्छा उससे भी पहले we have to multiply it with 100, देन उसका 2, फिर ब्रैकेट को हम लोग क्लोज करेंगे, फिर परसेंटेज उसको देंगे, देन yes, and the average RMSE is the same like we have done if the average RMSE is, उनको नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं, ये एफ स्ट्रिंग, इसको एफ स्ट्रिंग कहा जाता है। वैसे अगर आप पाइथन प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये बहुत, आप लोग इसको बहुत बार यूज कर रहे होंगे अपने डेली काम के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वैसे आप लोग डॉट फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो स्ट्रिंग को फॉर्मेटिंग के लिए, वो भी आप यूज कर सकते हो, पर मेरे को ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, सो आई यूज दिस ओनली। ओके, लेट्स प्रिंट दिस। देखिए अभी फिर से एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल का एक्यूरेसी चेंज हो गया। आप इसको 15 बार भी अगर कर देंगे तभी आप एक स्टेबिलिटी उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। 15 बार के लिए ये आ रहा है। वैसे आप इसको प्लॉट भी करके देख सकते हो, तो हम लोग इसको थोड़ा प्लॉट करते हैं। प्लॉट करके अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं विद प्लॉट डॉट स्टाइल डॉट कॉन्टेक्स्ट जीजी प्लॉट, जो मैंने आपको समझाया है, एंड plt डॉट प्लॉट। लेट्स से वी वांट टू ओनली जनरेट द फर्स्ट 10, we want to understand the first 10 coefficient of the model, so we write in x x अंडरस्कोर वैल कर देते हैं, फिर यहाँ पे यहीं से कम बन जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। यस, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने x का जो वेरिएबल था उसी का जो फर्स्ट 10 कॉलम्स है वो उसको लिया, और मॉडल का जो कोएफिशिएंट है, पहला 10 कोएफिशिएंट, उसको मैंने निकाला। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंबॉलिंग के लिए मॉडल कितना, सिंबॉलिंग जो वेरिएबल है वो मॉडल का जो अल्टीमेट प्रेडिक्शन है वो कितना वेटेज रखता है। Now one thing you can easily understand from this visualization is इंजन का जो लोकेशन है वो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है मॉडल के प्रेडिक्शन के लिए, क्योंकि वो ग्राफ में सबसे ज्यादा ऊपर है। सो वी कैन इजीली थिंक ऑफ इट लाइक एज अ मेन वेरिएबल, लाइक इट इज अ गुड प्रेडिक्टर वेरिएबल टू predict the price of a car because it is having the highest weightage in model prediction. So it is a very important variable. So यही पर आशा करते हैं हम लोग का वीडियो खत्म होता है। नाउ मैं इस वीडियो का जो कोड है वो मैं गिटहब में पोस्ट कर दूंगा, आप लोग वहां से इसको क्लोन कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, एंड आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।